हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होप साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो होगी वस्त्रों की परिसज्जा से, क्योंकि हमने बुनाइयाँ पढ़ ली, नीटिंग पढ़ ली। अब जब कपड़ा तैयार हो गया है तो कपड़ा कैसा है, गंदा है, ग्रे गुड्स है, तो अब हमें उसको क्या है मतलब जो आकर्षण रहित वस्त्र है, कपड़ा है, उसको हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, जिससे मतलब आकर्षण में कन्वर्ट करेंगे, मतलब वह सुंदर दिखे। मतलब जो कह सकते हैं ग्रे गुड्स है, ग्रे गुड्स को हम ग्रे गुड्स किसे कहते हैं, जो कपड़ा गंदा होता है, मशीनों से निकलता है, मील से निकलता है, जिस पर दाग धब्बे होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टॉपिक हम बता ही चुके हैं, हमारा परिसज्जा का है। ओके, परिसज्जा का है, जिसको हम फिनिशिंग भी कहते हैं, फिनिशिंग। ओके, जो परिसज्जा होती है क्या होती है, अगर आपसे मोटे तौर पर पूछा जाए तो इसका एक आंसर होगा, सरल शब्दों में एक आंसर अगर दिया जाए तो वो होगा वस्त्रों के गुण में अभिवृद्धि करना। ठीक है, वस्त्रों के गुणों में क्या करना, वृद्धि करना या अभिवृद्धि करना। वस्त्रों के वस्त्रों के गुण में वृद्धि करना इसका महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, वृद्धि करना। ओके, वृद्धि करना, किस में वृद्धि करना, जैसे कि जब कपड़ा बनाया जाता है मीलों में तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो जो जब प्रक्रियाओं से गुजरता है तो उसमें जो मशीन इत्यादि होती हैं उनसे क्या है, कभी कभी ग्रीस के दाग लग जाते हैं, कभी कभी कपड़े में खुद की कुछ गंदगियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो मशीन से कपड़ा जब उतरता है तो वो कैसा होता है, ग्रीस गुड होता है, ग्रीस गुड, या फिर कहीं कहीं आपको ग्रे गुड्स भी ये लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ग्रीस गुड्स जिस पर ग्रीस के दाग होते हैं। ठीक है, या ग्रे गुड्स जो गंदे वस्त्र होते हैं, मील से उतरे हुए वस्त्र होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, या पर जिन पर परिसज्जा नहीं होती उन वस्त्रों को हम ग्रे गुड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ही परिसज्जा फिनिशिंग हो जाती है वो ग्रे गुड्स से कैसे वस्त्र में कन्वर्ट हो जाता है, सुंदर सुसज्जित वस्त्र में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो ग्रे गुड्स होता है इनका जो मौलिक रूप होता है, मौलिक रूप है जो कि वस्त्र बना है मशीन से या निकला है मील से, तो जो मौलिक रूप इसका होता है, मौलिक रूप वह रूप होता है जो किसी चीज़ का प्रथम रूप हो, जो मतलब नॉर्मल उसका स्वयं का रूप हो। तो जब ग्रे गुड्स से कपड़ा तैयार होता है तो जो इसका मौलिक रूप होता है उस रूप में क्या होता है, ये बाजार में बिकने योग्य नहीं होता है। इस पर परिसज्जा देने की आवश्यकता होती है। बाजार में बिकने योग्य ये नहीं होता, बाजार में बिकने योग्य ये नहीं होता। अगर ये बिकने योग्य नहीं होगा और आप तब भी इसे जबरदस्ती कहीं बेचोगे तो इसकी आपको कीमत भी कम मिलेगी। ठीक है ना, और आपके वस्त्र को बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं करेंगे और वो पहनने में भी भद्दा लगेगा, गंदा लगेगा। ओके, तो इस वजह से इन गंदगियों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। कई ऐसे होते हैं जिनकी सतह काफ़ी ज़्यादा कैसी खुरदरी होती है। ओके, बहुत ज़्यादा खुरदरी होती है। अब उस खुरदरापन को दूर करने के लिए भी क्या करते हैं, हम इस पर परिसज्जा करते हैं। ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकते हैं, जैसे जैसे टेढ़े मेढ़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं, कपड़ा जो है लंबाई चौड़ाई में टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे कि टेंटरिंग करना तो उसको समान करना, ये सारे काम हम ये इसमें करते हैं जिससे वस्त्र हमारा अच्छा लगे। अब बात आती है किस प्रकार के वस्त्र में किस प्रकार की परिसज्जा की जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो किस प्रकार के वस्त्र में किस प्रकार की परिसज्जा की जाएगी, ये जो ये महत्वपूर्ण तथ्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वस्त्रों में भौतिक रासायनिक गुण, ठीक है, वस्त्रों के भौतिक रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, वस्त्रों में ओके कौन सी परिसज्जा किस वस्त्र पर दी जाएगी, ये किस पर निर्भर करता है, वस्त्रों के भौतिक रासायनिक गुण पर। ठीक है, वस्त्रों के भौतिक रासायनिक गुण पर निर्भर करता है, किस वस्त्र में किस प्रकार की सज्जा दी जाएगी। आज आपकी प्रैक्टिस क्लास भी होगी थोड़ी देर में। ओके, तो ज़रूर देखिएगा किस वस्त्र में किस प्रकार की परिसज्जा होगी, किस प्रकार की परिसज्जा होगी। ओके, परिसज्जा होगी, ये किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है किस चीज़ पर, करता है आपके जो है भौतिक रासायनिक गुणों पर। ठीक है, भौतिक रासायनिक गुणों पर ये निर्भर करता है, भौतिक रासायनिक गुणों पर। ठीक है, क्लियर हुआ, भौतिक रासायनिक गुणों पर भी ये निर्भर करता है, ये निर्भर करता है। कुछ होती हैं आधारभूत परिसज्जाएं जो कि प्रत्येक वस्त्र पर करना आवश्यक होता है। तो जो आधारभूत परिसज्जाएं होती हैं उनकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जो आपकी आधारभूत परिसज्जाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ओके, तो जो आपकी आधारभूत परिसज्जाएं होती हैं वो जैसे कि पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, आधारभूत परिसज्जा। ठीक है, आधारभूत परिसज्जाएं कौन कौन सी हो गई, जैसे कि वस्त्र को सीधा करना, वस्त्र को सीधा करना,
ओके, जैसे इसको सीधा करने का मतलब टेंटरिंग भी हो सकता है। कपड़ा कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेंटरिंग में कपड़ा कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब इसको चारों तरफ से कैसे इक्वल कर दिया जाता है, तो ये क्या है, बस्त्र को सीधा कर दिया आपने, तो ये टेंटरिंग है। तो ये भी सभी में होगी। ओके, बस्त्र को सीधा करना। इस्त्री करना मतलब प्रेस करना, इस्त्री करना, ये भी लगभग सभी वस्त्रों पर ये काम किया जाता है। सफ़ेदी लाना, मान लो किसी में पीलापन है, गंदे दाग लगे हैं, नॉर्मल नहीं छूट रहे हैं, तो उन पर ब्लीच किया जाएगा, सफ़ेदी लाना। ओके, सफ़ेदी लाना। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रोएं काटना, रोएं हैं, गांठें हैं, इनको काटना, रोएं, गांठों को काटना, गांठों को काटना, काटना, ठीक है, काटना, सतह चिकना करना। ये गांठें कट जाएंगी तो सतह खुद ही चिकनी हो जाएंगी, ठीक है। सतह को चिकना करना, सतह चिकनी करना। ओके, तो ये जो काम होता है ये आधारभूत परिसज्जाओं के अंतर्गत आपके आता है, ठीक है। जब परिसज्जा की जाती है वस्त्र की तो सबसे पहले किस्म और तंतु की प्रकृति को ध्यान में रखना आवश्यक है कि किस किस्म का कपड़ा है, जिससे कोई भी परिसज्जा आप कर रहे हो कपड़े को फाड़ ना दे, खराब ना कर दे, कमज़ोर ना बना दे। और उसकी प्रकृति की जो तंतु का नेचर है वो क्या है, जो कृत्रिम है, प्राकृतिक है, ठीक है, वनस्पति है, मतलब प्राकृतिक में वनस्पति है, प्राणिज है। तो इस तरीके से भी डिफरेंस ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे कि अम्ल के प्रभाव से आप जानते हो वनस्पति रेशे खराब हो जाते हैं, क्षार के प्रभाव से आप जानते हो जो आपके प्राणिज रेशे खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकृति का पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा रेशा है, आप उसी तरीके की उस पर परिचर्या दे पाओगे। अब अगर हम बात करते हैं आगे परिचर्या के विषय में कि इसके उद्देश्य क्या है। मोटे तौर पर थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। परिचर्या क्यों करते हैं इसकी थोड़ी बात और कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत उद्देश्य पे आते हैं। देखो, गुणों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, गुणों में वृद्धि हो जाती है। पॉइंट 1 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। ओके, कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। स्पर्श में कैसा हो जाता है, तीसरा पॉइंट, स्पर्श मतलब टेक्सचर में कैसा हो जाता है, कपड़ा चिकना हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने जरूरी है, परिचर्या के विषय में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वस्त्र सीधा हो जाता है, सीधा हो जाता है, कोमल हो जाता है, कोमल, मुलायम हो जाता है। ओके, ये सारे पॉइंट्स जो हैं पता होना चाहिए कि आप जब परिचर्या करते हो वस्त्र पर तो वो किस तरीके से हो जाता है। और वस्त्र कैसा, सबसे बड़ी चीज़ आकर्षक दिखाई देने लगता है। ओके, और इस तरीके का प्रश्न भी बना हुआ है। ओके, परिचर्या से रहित वस्त्र किस तरीके का दिखता है, अनाकर्षक, यह प्रश्न बना हुआ है। तो ये सारे गुण जब वृद्धि हो जाती है, इन सारे गुणों में वृद्धि होती है तो उसी को हम परिचर्या कहते हैं। अब हम परिचर्या के उद्देश्यों के विषय में पढ़ेंगे। आप परिष्कृति कहो या परिचर्या कहो, तो उनके उद्देश्य क्या हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। अब हम हेडिंग डाल देते हैं उद्देश्यों की। क्या है उद्देश्य, जान लेते हैं। जो आपके उद्देश्य हैं, मतलब कपड़े की फिनिशिंग का, उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले वही वस्त्र को आकर्षक बनाना, ठीक है। पहला उद्देश्य क्या है, वस्त्र को आकर्षक बनाना। इसमें क्या होगा, वस्त्र को आकर्षक बनाना, ये पहली हेडिंग है, आपको आकर्षक बनाना। तो इसमें नॉर्मल तो आप समझ ही गए कि भाई दाग धब्बे हटा दिए, कपड़े को काट दिया, चिकना कर दिया, प्रेस कर दिया, तो क्या उसका आकर्षण जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गंदगी को दूर करना, उसे ब्लीच करना, गांठों को काटना, धागों के सिरे को काटना, ठीक है, जो भी मतलब समस्याएं हैं कपड़े में उनको दूर कर देना, जिससे वस्त्र की कीमत बढ़ जाए, वस्त्र देखने में सुंदर लगने लगे। ओके, आकर्षण रहित जो कपड़ा था वो आकर्षण में बदल जाए। इस वजह से हम वस्त्र को क्या करते हैं, परिचर्या करते हैं, वस्त्र कैसा आकर्षक बन जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, अभी हमने जिसकी बात की वो अभी हमने मोटे तौर पर ये चीज़ें बताई थी, लेकिन कभी कभी इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए वस्त्र की उपयोगिता में वृद्धि होना, उपयोगिता में वृद्धि होना। मान लो जो भी कपड़ा आप जिस काम को ला रहे हो वो काम होते ही ये ना हो कपड़ा ख़राब हो जाए, वो कपड़ा आगे भी आपकी, जैसे आपने एक शादी के लिए ड्रेस ली तो ऐसा नहीं बस वो एक शादी में पहन ली और ख़राब, ओके, तो वो अब आगे भी आप उसे संभाल के रख दो, आगे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसकी क्या है, उपयोगिता में वृद्धि हो गई है कि ऐसा नहीं है वो लाए और पहना ख़राब। और पहले जो था उसमें बहुत सारे रोए थे, और कहीं ना कहीं जो आपका ग्रे गुड्स होता है या जो मशीन सुथरा कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। मजबूती जो नेचुरल उनकी होती है, मान लो कोई कृत्रिम रेशा है या प्राकृतिक रेशा है तो उनकी जो मजबूती जितनी होती है उतनी तो होती है, लेकिन जब आपकी परिचर्या दी जाती है तो इसमें और मजबूती बढ़ती है, ठीक है। इस तरीके से भी जब हम वस्त्र के मतलब वस्त्र
की परिचर्या कर देते हैं तो उसकी उपयोगिता यहाँ पर जो है बढ़ जाती है। कह सकते हैं वस्त्रों में ताजगी आ जाती है, कड़ापन आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम इसमें मतलब इस चीज़ के लिए भी हम परिचर्या करते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ विशिष्ट परिचर्याएं भी हम इसके अंतर्गत मतलब उपयोगिता बढ़ाने के लिए करते हैं। अब विशिष्ट परिचर्या में जैसे हमने वस्त्र को क्या किया, जल अवरोधक बनाया। ठीक है, जल अवरोधक बनाया, अग्नि अवरोधक बनाया। जल, अग्नि आप कह सकते हो कीड़े जो लग जाते हैं, फफूंदी लग जाती है, सिलवटें पड़ जाती हैं, सिलवट अवरोधक बनाना। ठीक है, तो ये कुछ विशेष परिचर्याएं हम करते हैं और ये कर देने से इनकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनसे अवरोध पैदा करना। ओके, क्लियर हुआ? तो इससे और वस्त्र की उपयोगिता आपकी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। मैंने बताया था विभिन्नता उत्पन्न करना। ओके, वस्त्रों में विभिन्नता उत्पन्न करना, वस्त्रों में विभिन्नता उत्पन्न करना। तो यहीं पर यहाँ पर आप जानते हो परिचर्या के माध्यम से विभिन्नता भी आ जाती है। ठीक है, जैसे फलालेन का कपड़ा कैसा लगता है, उसके रोए काट दिए जाते हैं। मान लो कोई ख़राब कपड़ा है और उसके आपने क्या किया, नेपिंग कर दी। नेपिंग में क्या होता है, बस उस पर रोए काट दिए जाते हैं। रोए काटने से क्या होता है कि कपड़ा भी फूला फूला अच्छा लगता है और उसके जो रेशे में जो लो क्वालिटी के भी अगर रेशे थे वो रेशे आपको पता नहीं चलते कि इस कपड़े में लो क्वालिटी के रेशे हैं, वो बहुत सुंदर फर के समान कपड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब परिचर्या करने से विभिन्न तरीके के वस्त्र भी मिल जाते हैं। दूसरी बात, आप ये भी जानते हो अब जब तक परिचर्या नहीं होगी तब तक वो ग्रे गुड्स एक तरीके का ही दिखेगा। मान लो वस्त्र बिनकर आया, जितने सूती कपड़े होंगे सब एक जैसे दिखेंगे, जैसे जितने भी ऊनी कपड़े होंगे सब एक जैसे दिखेंगे। लेकिन जब आप उन पर परिचर्या तरह तरह की कर दोगे तो वो सारे वस्त्र अपनी अपनी क्वालिटी के हो जाएंगे। मोयरिंग कर दी तो लहरदार हो जाएगा, साइजिंग कर दी तो चिकना हो जाएगा, कैलेंडरिंग कर दी तो भी बहुत अच्छा चिकना हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो उसमें भी प्रेस की जाती है व्यापारिक तौर पर। तो इनकी सबकी अपने गुणों अपनी अपनी विशेषताएं भी होती हैं, जिन वजह से जितनी परिचर्याएं की जाएंगी उनसे उनका अपना गुण डेवलप होगा और वही विभिन्नता कहलाएगी। मर्सराइजिंग में भी वस्त्र चिकना मजबूत होता है। तो ये सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। जिस वस्त्र पे जो परिचर्या की जाएगी उससे क्या है, वस्त्रों में विभिन्नता आ जाएगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अनुकरण वस्त्र बनाने की। अच्छा, जो अनुकरण वस्त्र होता है, आजकल जानते हो मार्केट में इतने वस्त्र आ गए हैं कि आप पहचान भी नहीं सकते हो कि कॉटन क्या है, मतलब कॉटन कौन सा है, सिल्क कौन सा है, रेयॉन भी सिल्क की तरह लगता है, और भी वस्त्र आ गए मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि अभी हमने बताया अनुकरण वस्त्र तैयार कर देना। अब ऐसा नहीं है जो रोए काट के जो कपड़ा बनाया जा रहा है वो हमेशा खराब कपड़े से ही बनाया जाता है। कुछ अच्छे कपड़े भी आते हैं रोए कटे हुए रेशों से फर के समान दिखते हैं, जो ओरिजिनल फर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका अनुकरण कर दिया किसको, एक खराब रेशा था, मान लो छोटे और खुरदरे या फिर खराब जो कम मजबूत रेशे थे, उससे कपड़ा बनाया गया। वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी सतह भी खराब लग रही थी, उस पर रुएँ भी दिख रहे थे, बहुत सारी समस्याएं थी। तो उसके क्या किया, उसकी धागों को काट दिया। अब वो कपड़ा कैसा फूला फूला फलालेन की तरह हो गया। लेकिन ये खराब रेशों का बना हुआ कपड़ा है, तो क्या है, जो सच में एक आता है फर के समान कपड़ा, जो सच में अच्छे रेशों का बनाया जाता है, तो उसके अनुकरण का वस्त्र तैयार हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, तो परिचर्या से ये भी हो जाता है कि हाँ सेम वस्त्र मतलब देखने में ऐसा लगेगा जैसे आपको सूती कपड़ा लेने गए मार्केट में, अब दुकान वाले ने आपको कपड़ा तो सूती नहीं दिखाया, ऐसा कपड़ा दिखा दिया जो बिल्कुल सूती की तरह दिखाई दे रहा है, तो वो अनुकरण वस्त्र का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, वस्त्र का वजन बढ़ाना व कड़ा करना। 5 पॉइंट की अगर बात करें, वजन बढ़ाना व कड़ा करना, वजन बढ़ाना व कड़ा करना। जैसे कि इसका उदाहरण सबसे अच्छा आप जानते हो कौन सा, रेशम। रेशम में क्या होता है, जब रेशम को सबसे पहले जब निकाला जाता है प्यूपा की स्टेज में मारकर, जब रेशम प्राप्त किया जाता है तो उसमें बहुत तरीके का सेरेसिन गोंद लगा हुआ होता है। ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन से बना होता है रेशा, और सेरेसिन गोंद होता है। वो इस तरीके से असमान तरीके से चिपका होता है, कहीं पर मोटा होता है, कहीं पर पतला होता है। अब वो तो उसको जो आसमान तरीके से वो कहीं कहीं पर मोम उस पर चिपका हुआ होता है, तो उस चीज़ को इक्वल मान लो ये रेशा है। अब यहाँ पर बहुत सारा गोंद चिपका हुआ है, यहाँ पे थोड़ा कम चिपका है, फिर बहुत चिपका है, फिर कम चिपका है। अगर इस तरीके से है तो अब इस चीज़ को मान लो यहाँ पर तो इतना ही था, अब ये तो बहुत जल्दी हट जाएगा, लेकिन ये इतना है तो इसको हटाने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, इसके चक्कर में यहाँ का भी और हट जाएगा, तो ये रेशा क्या है, कमज़ोर हो जाएगा। फिर आपने मतलब यहाँ का हटा रहे हो तो यहाँ तो बहुत देर लगेगी, ये जरा सा ही हट जाएगा, तो इसको हटाने के चक्कर में ये यहाँ पर और कमज़ोर हो जाएगा। इस तरीके से एक समय ऐसा आता है कि रेशम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसका सारा गोंद हट जाता है। ठीक है, अब उसका क्या होगा, वजन कम हो जाएगा। तो अब उस पर क्या किया जाएगा, बेटिंग प्रोसेस किया जाता है। आप जानते हो बेटिंग का मतलब वजन बढ़ाना, वेट बढ़ाना। ठीक है, बेटिंग प्रोसेस इस पर किया जाता है, किस पर, रेशम पर। तो ये क्या है, आपने क्या किया, वजन बढ़ा दिया। ओके तो यहाँ पर जब वजन बढ़ाया जाता है, ओके, तो क्या किया जाता है, कड़ापन भी आ जाता है रेशों में। जैसे कि आप जानते हो कॉटन के रेशे होते हैं, कॉटन पे माड़ लगाया जाता है। ओके, तो माड़ या गोंद लगाना, तो वो दोनों पर ही काम हो सकता है, रेशम पर भी और
सूती पर हम माड़ लगाते हैं, जो वनस्पति रेशे होते हैं उन पर माड़ लगाते हैं, और जो रेशम होते हैं उन पर हम गोंद आदि का प्रयोग करते हैं। तो वो गोंद वगैरह कौन सा हो सकता है, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन है ओके, ग्लिसरीन हो जाएगा, मोम पैराफिन हो जाएगा, मोम पैराफिन हो जाएगा, पैराफिन। ये क्या है, आपके वजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ हो जाते हैं, जैसे कि चाइना किले हैं, ये प्रश्न बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, पता होना चाहिए कौन कौन से। चाइना किले हो गए आपके, और माड़ हो गई, माड़ हो गई, ये भी वजन बढ़ाता है, खासतौर से कॉटन वगैरह में। मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम तथा धात्विक लवण होते हैं, मैग्नीशियम तथा धात्विक लवण, तथा धात्विक लवण। तो इन सभी से क्या होता है, इनका वजन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या क्या बताया, ग्लिसरीन, मोम, पैराफिन, चाइना किले, माड़, मैग्नीशियम तथा धात्विक लवण। तो इन चीज़ों का हम प्रयोग, माड़ एवं गोंद का प्रयोग भी हम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वेटिंग प्रोसेस हो जाता है, मतलब वजन बढ़ जाता है, कोई भी कपड़ा हो उसका, प्रकृति के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। चाहे सूती है तो गोंद वगैरह लगाओगे आप, सॉरी माड़ वगैरह लगाओगे, और अगर आपका रेशम वगैरह है तो उसमें आप गोंद है। अच्छा, ग्लिसरीन है जो लगभग बहुत सारे रेशों में लगाई जाती है, जिससे मुलायम भी हो जाते हैं बस। ठीक है, तो इस वजह से भी ग्लिसरीन जो है लगाई जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं इसकी कार्यक्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि करना, जिसकी अभी हमने बात बता ही दिया था, मतलब जब आप परिचर्चा कर देते हो उससे क्या कार्य क्षमता उसकी बढ़ जाती है। और दूसरा, रख रखाव सिंपल हो जाता है। आगे और बात करते हैं तो क्या होता है, रख रखाव वस्त्र का सिंपल हो जाता है, रख रखाव सिंपल हो जाता है, रख रखाव सिंपल हो जाता है, सिंपल हो जाता है, सिंपल कह लो, सरल कह लो, सिंपल, रख रखाव सरल हो जाता है। ठीक है, सरल हो जाता है। ठीक है, ओके, रख रखाव सरल हो जाता है। जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे कपड़े मार्केट में आ रहे हैं आजकल, जो कि बिल्कुल हमेशा तरोताज़ा दिखते हैं, उनको संभालने में शक्ति भी आपकी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा। खासतौर से ऐसे बस जिसे हम कहते हैं धो और पहनो, जैसे कि वॉश एंड वेयर, वॉश एंड वेयर, ये किसका उदाहरण है, रख रखाव सरल हो जाना, वॉश एंड वेयर। जैसे कि आपके नायलॉन इसी के अंतर्गत आते हैं ओके, नायलॉन जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। नायलॉन को के लिए भी डेफिनेशन बहुत अच्छी है, वॉश एंड वेयर। ओके, नायलॉन। तो ये कपड़े कैसे हैं, इन पर कभी भी क्रीज की समस्या नहीं होती कि इनकी क्रीज खराब हो जाएगी, कभी भी इनको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती। बस आपने धोया, इसको सुखाया, आराम से रख दिया, ओके, और आराम से इसको पहन लिया, इसमें कीड़े बीड़े लगने का भी कोई भय नहीं रहता। ओके, बनावटी वस्त्र, अभी हमने बताया बनावटी वस्त्र या फिर अनुकरण वस्त्र तैयार करने के लिए, और बस इतनी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे हम थोड़ी सी बात और करेंगे। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा भी गया है कि परिचर्या को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्या क्या है, किस वजह से परिचर्या हमारी प्रभावित हो सकती है। परिचर्या को प्रभावित करने वाले तत्व, प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, कौन कौन से तत्व हो सकते हैं जो हमारी परिचर्या को प्रभावित करते हैं। तो मुख्य तौर से ये आपके दो तत्व माने जाते हैं। नंबर एक, बात करते हैं आपकी तंतु की प्रकृति क्या है। ठीक है, तंतु का खुद का नेचर क्या है, ठीक है, की प्रकृति। ठीक है, और दूसरा होता है बुनाई की विधि। बुनाई की विधि, किस तरीके से कपड़ा बुना गया है। ओके, बुनाई की उसकी विधि क्या थी, नीटिंग है, वीविंग है, फेल्टिंग है, तो उसकी विधि क्या थी। और आप जानते हो वीविंग में भी बहुत तरीके की बुनाइयाँ आती हैं, तानामुखी, बानामुखी। ठीक है, नीटिंग आप जानते हो ज़्यादातर एक धागे से की जाती है, और जब हम मशीनों से करते हैं तो मशीनों में ये होता है कि कई धागे भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। ओके, हालांकि अब जो तानामुखी नीटिंग होती है उनमें आप जानते हो जितने बार आपको बुनाई करनी होती है नए ताने का प्रयोग करना होता है, लेकिन जो बानामुखी होती है उसमें एक धागे से ही नीटिंग की जाती है। आप कल वाली नीटिंग की क्लास देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तंतु की प्रकृति और बुनाई की विधि जो है, जो दो तत्व ऐसे हैं जो हमारी परिचर्या को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम थोड़ी सी बात करें तंतु की प्रकृति की, यहीं पर समझ लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इसमें नहीं जानने के लिए है। जो तंतु होते हैं उनके कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे जल को शोषित करने की क्षमता, फूलने की शक्ति क्या है, घर्षण व दबाव जो होता है रेशे में कितना है। बहुत ज़्यादा मजबूत होगा तो घर्षण ज़्यादा सह लेगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा तो ज़रा सा आप उसे नॉर्मल हाथों से ही धोते हो। ठीक है,
मशीन, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें आप वॉशिंग मशीन में डाल दो तो खराब हो जाते हैं। तो क्या ये तंतु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि किस तरीके का तंतु कमजोर होगा तो कमजोर, तो आप जब परिचर्या करोगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसा तत्व आप प्रयोग ना कर लो वो रेशा और ज़्यादा कमजोर हो जाए। ठीक है, तो तंतु की प्रकृति देखकर मतलब आप अगर कमजोर है तो उसकी मजबूती को बढ़ाओगे, बल्कि ये नहीं है कि और ज़्यादा वो कमजोर हो जाए। तो प्रकृति देखकर भी परिचर्या करनी यहाँ पर पड़ती है। ओके, आगे बात करते हैं बुनाई की विधि। तो अभी हमने बताई कि ये देख लेना कि किस तरीके की उसमें किस तरीके की बुनाई की गई है, और उसमें बटाई जो ऐंठन से जो धागे तैयार होते हैं तो वो पर इंच कितनी है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर कम ऐंठन है तो वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर होगा, जो अधिक ऐंठन है वो जो होता है आपका रेशा मजबूत बताया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐंठन होने से क्या हो जाता है, बस फिर थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि कपड़ा जो है मुड़ने लगता है। ओके, तो यहाँ पर बात इन सब चीज़ों की नहीं है, बात मेनली ये है कि जो बुनाई की विधि होती है वो भी परिचर्या को प्रभावित करती है। बस आपको इतना यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, अब आपसे एक प्रश्न बनता है जिसे नोट कर लीजिए, नोट करके आप डाल लीजिए। जो वस्त्र की परिष्कृति होती है उसको मतलब करने की सरलतम प्रक्रिया क्या कहलाती है? सहायक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जो वस्त्र की परिष्कृति होती है, नोट डाल लीजिएगा। वस्त्र की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ऐसे मतलब कुछ चीज़ें मैं बुक से कहीं से भी उठा लेती हूँ इस वजह से, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। बस वस्त्र पर नोट डाल लीजिएगा, यहाँ पर ये अलग है। ठीक है, वस्त्र पर परिष्कृति परिचर्या जो भी है, परिचर्या करने की सरलतम प्रक्रिया क्या है? ये प्रश्न बना हुआ भी प्रश्न है। करने की सरलतम प्रक्रिया क्या है? सरलतम प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया भी हम बताएंगे भी कि ये सहायक प्रक्रिया का मतलब क्या है। प्रक्रिया क्या है अगर पूछा जाए, प्रक्रिया सहायक प्रक्रिया है। ठीक है, सहायक प्रक्रिया है। अब सहायक प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं, प्रक्रिया है तो क्या है सहायक प्रक्रिया? वही सहायक प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि इस्त्री करना, चिकना बनाना, रोएं उठाना, नक्काशी करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो कर रहे हो, कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो जो ये चीज़ें आप पहले ही कर लेते हो, तो आप जब विशेष परिचर्या देते हो, जब उसके रूप को परिवर्तित करते हो, जैसे एक साधारण सा कपड़ा मैंने बताया लहरदार लगता है। क्यों लगने लगता है? क्योंकि उस पर मोयरिंग की हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष परिचर्या हो गई, वो विशिष्ट परिचर्या हो गई। उस पर मोयरिंग मतलब कपड़े जो एक नॉर्मल तरीके से कपड़ा उतरा था, जो ग्रे गुड्स था, उसमें सुंदरता तो आएगी, लेकिन वो कपड़ा भी धारीदार दिखाई, लहरदार दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर एक विशिष्ट परिचर्या, जैसे कि हम कह सकते हैं आपका मोयरिंग की गई है। ओके, तो लेकिन वो मोयरिंग करने से पहले भी कपड़े पर कुछ तो किया गया होगा। कपड़े को सीधा किया गया होगा। मान लो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है, उसको सीधा किया गया होगा, मतलब आपने टेंटरिंग की होगी, मतलब कटाई की होगी चारों तरफ से। तो क्या एक तरीके से सहायक क्रिया हो गई, चारों तरफ से कपड़े को आपने सीधा कर दिया। ओके, उस पर हो सकता है आपने प्रेस भी की हो, प्रेस करने से आपने क्या करा, कपड़ा चिकना हो गया। तो ये क्या हो गया, एक तरीके की सहायक प्रक्रिया। आप मोयरिंग करने जा रहे थे, आपने देखा उस पर रोई है, भाई रोई पे मोयरिंग कैसे अच्छे से होगी, तो आपने उसको रोई काट दिए, तो उसके रोई काट दिए तो उससे वो और चिकना हो गया और आराम से मोयरिंग कर सकते हो। तो वो क्या हो गई आपकी, मतलब वो भी सहायक प्रक्रिया हो गई। तो जो सबसे मतलब बात करते हैं जब परिष्कृति करने की सबसे सरलतम प्रक्रिया कौन सी होती है, तो वो सहायक प्रक्रिया होती है, जो हम नॉर्मल सभी वस्तुओं पर करते हैं। और सभी वस्तुओं पर करने के बाद आप कोई भी परिचर्या करते हो तो वो उसमें सहायक हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं, मैं बता देती हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, वस्त्र बहुत विरल है, बहुत ज़्यादा झीना है, मतलब आप आर पार देख पा रहे हो, तो आपने क्या किया, उस पर माड़ लगा दिया, गोंद लगा दिया, जिससे क्या है उसमें और परिचर्या, कुछ परिचर्या ऐसी हैं जो झीने वस्त्र खींच सकते हैं उसमें। ठीक है, तो उस पर पहले आपने क्या किया, माड़, गोंद, रोल कुछ भी लगा दिया, जिससे वो क्या हुआ, उसकी वस्त्र की जो सतह थी वो भर गई, अब उसका झीनापन कम हो गया, तो परिचर्या करने में और आप आराम से परिचर्या कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिचर्याओं के प्रकार की। देखो, परिचर्याएं जो आपकी होती हैं, दो तरीके की परिचर्याएं आपकी मानी जाती हैं। एक तो होती है आपकी यांत्रिक परिचर्या, ठीक है, नंबर 1 यांत्रिक परिचर्या होती है। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं तो हमने कहा रासायनिक परिचर्याएं होती हैं। ओके, रासायनिक परिचर्या और यांत्रिक परिचर्या आप बहुत आराम से समझ लोगे कि रासायनिक कौन सी होती है और यांत्रिक कौन सी होती है, बस क्लास में बने रहिए। ओके, तो यहाँ पर जो परिचर्याएं होती हैं, यांत्रिक और रासायनिक परिचर्याओं को भी जानने से पूर्व कुछ चीज़ें और यहाँ पर जान लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो आपकी यांत्रिक है। इनके अलावा जो हम अभी बात कर रहे थे उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, परिचर्या यांत्रिक विधि से आप कर रहे हो या रासायनिक विधि से, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसको कई तरीके से विभाजित किया गया, जैसे कि नंबर 1, परिचर्या आपकी स्थायी भी हो सकती है। ठीक है, स्थायी भी हो सकती है व अस्थायी भी हो सकती है। ठीक है, ये अगर आपसे प्रश्न बने तो आपको पता होना चाहिए। परिचर्या स्थायी भी होती है, अस्थायी भी होती है। परिचर्या गीली भी होती है, गीली व सूखी दोनों होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, यांत्रिक भी होती है और रासायनिक भी होती है, ये भी पता होना चाहिए। आधारभूत परिचर्या अभी हमने बात की, वो भी होती है। बनावटी परिचर्याएं भी कुछ होती हैं। ओके, बनावटी मतलब किसी की नकल करके आपने तैयार कर दी।
आगे अगर हम बात करते हैं सजावटी परिसज्जाएं भी होती हैं कि विशेष तौर पर वस्तुओं को आकर्षक बनाना है, कुछ सजावट करनी है, तो भी सजावटी कुछ परिसज्जाएं भी होती हैं। जैसे अस्थायी परिसज्जा की अगर हम बात करें कि अस्थायी परिसज्जा, तो जैसे बीटलिंग है आपने, ओके, बीटलिंग है, कूट कूट कर आपने क्या किया, मतलब बीटलिंग की है कपड़े पर, तो बीटलिंग से क्या होगा आपका, ये क्या अस्थायी परिसज्जा के अंतर्गत आता है। ओके, आगे हम सभी बातें करेंगे, चलते हैं अपनी क्लास में आगे, मतलब अब हम बात करेंगे यांत्रिक परिसज्जाओं की। तो ठीक है, तो आते हैं, क्योंकि अगली परिसज्जा जो यांत्रिक हम पढ़ने वाले हैं वो बीटलिंग ही है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं, अब हम इसके अंतर्गत इसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी परिसज्जा पढ़ रहे हैं, यांत्रिक। ठीक है, तो हेडिंग आप यांत्रिक डालिएगा, मैं सीधे परिसज्जा डालूंगी। कौन सी करनी है हमें, कपड़ों पर कुटाई करना। ओके, कपड़ों पर कुटाई करना या फिर बीटलिंग। क्या होती है बीटलिंग, ठीक है, तो ये आपकी अब हम बात करेंगे परिसज्जा की। ओके, जो बीटलिंग होती है, कपड़े पर आप जानते हैं कुटाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, खास तौर से जो झीने वस्त्र होते हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा छिद्र होते हैं, बहुत ज़्यादा उखड़ी उखड़ी सतह दिखाई देती है, मतलब रेशे झीने से दिखते हैं, आपको ऐसे भी कह सकते हो, या कपड़ा जो है झीना सा दिखता है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए क्या करते हैं, कुटाई की प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है। लिखा हुआ भी है कुटाई, ठीक है, कपड़ों पर कुटाई करना। अच्छा, कुटाई किससे की जाती है, कुटाई मुगरियों से, लकड़ियों से कूट कूट कर पहले के समय में की जाती थी, अब आप मशीनों द्वारा, आधुनिक समय में आप मशीनों द्वारा यहाँ पर कर सकते हो कुटाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, मशीनों में बहुत बड़े बड़े हथौड़े लगे हुए होते हैं और अपने ऑटोमेटिक तरीके से यांत्रिक विधि से चल रहे होते हैं। जैसे ही कपड़े मतलब ये चलते रहते हैं और जो इसमें हथौड़े लगे हुए होते हैं वो कपड़े को कूटते रहते हैं। इससे क्या है, इंसानों की मेहनत कम हो जाती है और थकान शक्ति भी कम लगती है और काम भी तेजी से होता है, क्योंकि इंसान की क्षमता मशीनों से थोड़ी कम होती है करने की, ठीक है, काम करने की। तो यहाँ पर जो है कुटाई की प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है, वस्त्र की सतह पर जो झीनापन है तो रेसे कुट कुट कर क्या होते हैं, फैलने लगते हैं। ठीक है, फैलने लगते हैं और वो झीनापन दूर हो जाता है, क्योंकि रेसे कैसे हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। ठीक है, चपटे होने से वो फैल जाते हैं और वो वस्त्र में भर जाते हैं। इसके अलावा कई बार रासायनिक द्रव्य पदार्थ का भी प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, चपटे हो जाते हैं, बकाया रासायनिक द्रव्य पदार्थ का प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे भी वस्त्र भर जाता है। ओके, भर जाता है और सतह कोमल और चिकनी हो जाती है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग भी किया जाता है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। चपटा करना भी, कुटाई करके चपटा करना, प्लस रासायनिक पदार्थ के माध्यम से भी बीटलिंग की जाती है। बीटलिंग का मतलब यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा पदार्थ आपने लगा दिया। देखो, बीटलिंग का मतलब तो कूटना ही होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वस्त्र का झीनापन किस तरीके से दूर कर सकते हो, तो ऐसे ऑप्शन मिल जाए बीटलिंग के माध्यम से, या फिर आप उस पर रासायनिक द्रव्य लगाकर, तो आप दोनों ही ऑप्शन सही मानोगे। क्यों, क्योंकि द्रव्य भी हम कोई पदार्थ भी लगा देंगे तो भी झीनापन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिसज्जा इससे क्या होती है, जो हम बीटलिंग का प्रोसेस करते हैं, चपटा हो जाता है, चिकना हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ओके, सबसे बड़ा जो सवाल है इसमें, वस्त्र चपटा और चिकना और कोमल हो जाता है, ऐसा आप मान सकते हो। जैसे कि लीलन है, लीलन में आप जानते हो बीटलिंग प्रोसेस किया जाता है। ओके, लीलन का रेशा जो है गोल से चपटा किया जाता है। कैसे, बीटलिंग प्रोसेस से किया जाता है, तो ये विशेष तौर पर अगर उदाहरण पूछा जाए तो अब लीलन में ये काम किया जाता है। ओके, लीलन पे यही परिचर्चा की जाती है। तो और देखो, बीटलिंग और बेटिंग में अंतर है। बेटिंग का प्रोसेस किसमें किया जाता है, बेटिंग रेशम में की जाती है, बीटलिंग किसमें की जाती है, वो लीलन में की जाती है। ओके, अब हम दूसरी परिचर्चा की बात कर लेते हैं। ब्रश करना व रोई काटना, ब्रश करना व रोई काटना, जिसको हम कहते हैं ब्रशिंग एंड शेयरिंग देखो, ब्रश का मतलब क्या हुआ, ब्रश की सहायता से रोइयों को झाड़ना। शेयरिंग का मतलब हुआ रोई काटना। शेयरिंग सीजर से निकलना है ना, शेयरिंग मतलब जो आपने रोई काटे। ठीक है, और ब्रशिंग का मतलब ब्रश की सहायता से उसे झाड़ दिया। बात करते हैं ब्रशिंग एंड शेयरिंग की। जो ब्रशिंग एंड शेयरिंग का मतलब हुआ, आप जानते हो ब्रशिंग का मतलब ब्रश हो गया, शेयरिंग का मतलब सीजर की सहायता से काटना। ठीक है, अब वो सीजर नॉर्मल नहीं आप हाथ में लेकर काट रहे हो, ये होती है मशीन। मशीन में क्या होते हैं, 2 ब्रश लगे हुए होते हैं। मशीन होती है, उसमें क्या होते हैं, 2 ब्रश लगे हुए होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शेयरिंग मशीन में कितने ब्रश लगे होते हैं, तो 2 ब्रश लगे हुए होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, रोलर्स होते हैं, ब्रश प्लस रोलर्स लगे होते हैं। ओके, रोलर्स लगे होते हैं। मान लो कोई कपड़ा है, निम्न क्वालिटी का है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें क्या किया, अभी उसकी सतह दोषों को छुपाना है, तो आपसे प्रश्न बनता है कि सतही शेयरिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो वस्त्र की सतह को जो है मतलब वस्त्र की सतह के दोषों को छिपाने का काम किया जाता है। कैसे क्या किया जाएगा, अब इसमें क्या है, इस कपड़े पर जो मशीन है, ठीक है, मशीन है, उससे क्या है, उसमें कुछ कैंची या कह सकते हो चाकू जैसा कोई पार्ट है, जिससे क्या है वो रोलर या फिर रोलर्स हैं जो वो क्या करेंगे, सतह पर से क्या करेंगे, रोए उठाएंगे। सतह पर से क्या करेंगे, धागे को खींचना, ऐसे भी कह सकते हो, धागे को खींचते हैं या फिर रोए उठाते हैं। धागे को खींचना
या रोएं उठाना, या रोएं उठाना, रोएं उठाना। ठीक है, अब आप जब इसे खींचोगे, मतलब कपड़े से आप रोएं खींचोगे तो वो उठ जाएंगे। फिर आपने क्या किया, शेयरिंग की सहायता से रोएं को कट कर दिया। रोएं को जब आप कट कर दोगे तो उसमें कहीं ना कहीं उभरी उभरी सतह बन जाएगी, मतलब वो फूला फूला कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, रोएं काटने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि रोएं काट कर सारे ज़मीन में, मतलब ये कपड़ा है, आप जानते हो इस तरीके से कपड़े पर बुनाई है, तो इनको यहाँ से कट कर दिया तो ये फूला फूला, मतलब इसके 2 सिरे होंगे, इनमें रेशे निकले निकले दिखेंगे, जिससे ये कपड़ा फूला फूला हो जाएगा। ठीक है, फूला फूला हो जाएगा कपड़ा, जिससे क्या है, जो सतह के दोस्त है वो छुप जाएंगे, कपड़ा रोएदार लगने लगेगा। जैसे कि फलालेन का उदाहरण है, वो इसमें भी आता है। फलालेन का उदाहरण आपका नैपिंग में भी आ जाता है। क्यों आ जाता है, इन दोनों में काम यही किया जाता है, रोएं को उठाकर और फिर रोएं को काटा जाता है। ठीक है, तो इतना आपका आई होप क्लियर हो गया। तो वस्त्र की सतह संबंधी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, वस्त्र की सतह संबंधी दोषों को छुपाने का काम किया जाता है। वस्त्र की सतह, ये प्रश्न बनता है, संबंधी दोषों को छुपाना, दोषों को छुपाना। ठीक है, तो ये काम यहाँ पर किया जाता है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट परिचर्या की बात करते हैं। इसकी करेंगे कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग मतलब वस्त्र को चिकना करना, को चिकना करना, जिसे हम कहते हैं कैलेंडरिंग। ठीक है, कैलेंडरिंग। ओके, तो कैलेंडरिंग में वही बात होती है जो हम घर में प्रेस करते हैं तो एक नॉर्मल कपड़े पर काम करते हैं काम। ठीक है, मतलब अपने जो नॉर्मल घर में सूट साड़ी शर्ट पैंट होते हैं उन पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, व्यापारिक स्तर पर होता है, तो कपड़े बहुत बहुत कह सकते हैं लंबे होते हैं। ठीक है, तो कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा हम कह सकते हैं जो मशीन होती है जिस पर ये परिचर्या की जाती है। ठीक है, तो जो ये परिचर्या की जाती है तो 140 मीटर कपड़े पर, 140 मीटर कपड़े को 1 मिनट में यहाँ पर चिकना किया जा सकता है कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा, 1 मिनट में। ठीक है, 140 मीटर कपड़ा मात्र 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट में, 1 मिनट में चिकना किया जाता है, चिकना किया जाता है। ओके, जो कैलेंडर की आपकी प्रक्रिया होती है तो ये एक तरीके की मशीन होती है जिसमें स्टील के भारी रोलर होते हैं। अगर पूछा जाए रोलर कैसे होते हैं तो स्टील के, ठीक है, स्टील के भारी रोलर से वस्त्र को गुजारा जाता है। ये परिचर्या ऐसा नहीं एक बार में हो जाती है, इसको दोहराया जाता है कि खूब वस्त्र बहुत अच्छे से चपटा चिकना हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, चपटा हो जाता है कपड़ा, इससे भी बीटिंग से तो होता है, इससे भी कपड़ा चपटा हो जाता है, चमकदार हो जाता है। ठीक है, चमकदार हो जाता है और कैसा, कोमल हो जाता है इससे भी। ठीक है, चमकदार व कोमल इससे हो जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है जब आपको बहुत ज़्यादा वस्त्र को चिकना एवं चमकदार बनाना है तो उस पर आपको क्या करना पड़ता है, साइजिंग करना पड़ता है, साइजिंग करना पड़ता है। तो आप ये भी कह सकते हो कैलेंडरिंग प्रोसेस में साइजिंग की जाती है। अच्छा, साइजिंग करने का मतलब क्या होता है, साइजिंग से क्या होता है, आपका जो वस्त्र में गोंद वगैरह या राल वगैरह लगा दी जाती है, माड़ वगैरह लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, उसके जो छिद्र होते हैं, उसका जो झीनापन होता है, जो गैप होता है कपड़े बुनाई में बीच बीच में, बहुत दूर हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर माड़ एवं गोंद का प्रयोग किया जाता है साइजिंग में, माड़ व गोंद। बहुत सारी ऐसी परिचर्याएं आपको देखने को मिलेंगी जिसमें साइजिंग पहले की जाती है, इससे ये होता है वस्त्र का झीनापन दूर कर दिया जाता है। ओके, ऑल क्लियर। आगे हम बात करते हैं इस प्रक्रिया के बाद अगर हम बात करते हैं टेंटरिंग की, तो टेंटरिंग में वही चीज़ होती है, टेंटरिंग 5 नंबर हमने मतलब 4 पढ़ ली है इस परिचर्या, 5वें पे आ गए टेंटरिंग। टेंटरिंग क्या होती है आपकी, टेंटरिंग तो भाई हमने बताया कि कपड़ा कोई है आपका टेंटरिंग में, मान लो इस तरीके से है, ग्रे गुड्स कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, चारों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा है, उतरा है कहाँ से, मशीन से उतरा है, तैयार होकर करके से उतरा है। तो यहाँ पर क्या किया, इस कपड़े को चारों तरफ से सीजर की सहायता से काट दिया। अब ये कपड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा था कैसा, ये बिल्कुल सीधा हो गया। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी इसकी, ये एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हुई, यहाँ से हटा दी गई। ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा पार्ट था बहुत टिक गया, कपड़ा कैसा सीधा हो गया। तो इसी को हम टेंटरिंग किया, जो टेंटरिंग है कहते हैं। जो टेंटरिंग की मशीन होती है उसकी अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई क्या होती है, टेंटरिंग मशीन की लंबाई, मशीन की लंबाई तो वो होती है 20 से 90 फुट, 90 फुट। ओके, 20 से 90 फुट की है इसमें लंबाई होती है। इनमें क्या होते हैं, हुकों में वस्त्र के जो इसमें हुक होते हैं, हुक लगे हुए होते हैं टेंटरिंग मशीन में, उसको सेल्वेज, सेल्वेज का मतलब होता है किनारे। ठीक है, तो ये किनारे होते हैं, इनको फंसा दिया जाता है, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इन किनारों को फंसा दिया जाता है। और उसके बाद इस पर क्या होता है, इसमें अगर आप उससे पूछा जाए तो इसमें भाप भी प्रभावित की जाती है, भाप प्रभावित की जाती है, जिससे कपड़ा थोड़ा आराम से मुलायम से हो जाता है और उसके बाद आप आराम से इसकी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा भाई,
टेंटरिंग में भी क्या होगा, टेंटरिंग में भी वही है, कपड़ा सीधा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, सम चौड़ाई का वजन हो जाता है, ठीक है, सम चौड़ाई का बन जाता है, ठीक है, सम चौड़ाई का बन जाता है। सम चौड़ाई मतलब ये जो हमने अभी आपको ये दिखाया, ये क्या समान चौड़ाई है चारों तरफ से, ठीक है, ये पूरी चौड़ाई समान हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सीधा और सुंदर तो हो ही जाता है, चौड़ाई कैसी होती है, सम हो जाती है, मतलब समान हो जाती है चारों तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 नंबर की परिसज्जा की, रोएं उठाना, जिसे कि हम नेपिंग कहते हैं, ठीक है, रोएं उठाना जिसे हम नेपिंग कहते हैं, रोएं उठाना। नेपिंग में क्या होता है, वही चीज़ अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जो शेयरिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो इसमें भी किया जाता है, मतलब रोएं को उठाया जाता है और फिर काटा जाता है, जिससे क्या होता है, कपड़ा कैसा हो जाता है, मुलायम हो जाता है, रोएदार हो जाता है, कंबल की तरह, मतलब कंबल वाले कपड़े जो होते हैं इसी तरीके। वही उदाहरण आ जाएगा फलालेन, ओके, फलालेन वही हमने बताया नहीं था, जैसे कि अभी शेयरिंग की बात की थी, सेम वही प्रोसेस होता है इसमें, पर उसमें क्या था, हमने बताया था जो ब्रश होते हैं उससे, मतलब उसमें एक टर्म यूज़ की गई ब्रशिंग, ब्रशिंग मतलब ब्रश की सहायता से रोएं को झाड़ देना, ठीक है, एक्स्ट्रा जो रोएं हैं कटे हुए उनको झाड़ देना। लेकिन यहाँ पर ब्रशिंग का प्रयोग नहीं किया गया, सीधे नेपिंग की गई है। और यहाँ पर अगर एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो नेपिंग प्रोसेस होता है, नेपिंग में जो सिलेंडर या जो मशीन होती है, ये वो उसमें रोलर्स किस तरीके के होते हैं, तो वर्तुलाकार की, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, वर्तुलाकार होते हैं, ठीक है, वर्तुलाकार रोलर का प्रयोग किया जाता है, रोलर जिसे कि हम सिलेंड्रिकल रोलर कहते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, कल रोलर कहते हैं, ओके, रोलर्स इसको हम कहते हैं। इनमें छोटे छोटे तार लगे होते हैं, वो तार क्या करते हैं, रोएं को उठाते हैं अच्छे से, रोएं को फिर क्या किया जाता है, मतलब कट करके उनको कट करने के बाद इसको हम फलालेन की तरह बना लेते हैं, ओके। तो आगे अगर हम बात करते हैं सिरेंज की, बात कर लेते हैं सिरेंज। ये जो वो परिसज्जा हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सिरेंज में क्या होती है, ये भी चमक लाने के लिए की जाती है, किसके लिए, चमक लाने के लिए ये परिसज्जा आपकी की जाती है। इससे क्या होती है, जो ग्लोस होती है, जो चमक होती है वो एक्स्ट्रा होती है, एक एक्स्ट्रा जो चमक होती है वो वाली चमक इसमें आती है। नॉर्मल चमक तो हम कैलेंडरिंग में भी दे रहे हैं भाई प्रेस करके, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चमक रहती है, मतलब अत्यधिक चमक का कपड़ा इससे तैयार होता है, अत्यधिक चमक वाली जो कपड़े बनते हैं वो सिरेंज विधि से यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, जो इस प्रक्रिया के बाद धातु की तरह सतह चिपकने लगती है। अगर आपसे पूछा जाए सतह जो है कपड़े की किस तरीके से चमकती है, तो धातु के समान चमक होती है, सतह की समान चमक बढ़ जाती है, किसकी, सतह की बढ़ जाती है, वस्त्र की सतह की, वस्त्र की सतह की के सतह की, ओके, सतह की। दूसरी बात, उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए उसके उदाहरण दीजिए, तो आप कह सकते हो रेयॉन। रेयॉन में आप जानते हैं एक्स्ट्रा चमक होती है, वो इसी विधि से दी जाती है, जिसे कि हम सिरेंज कहते हैं, सिरेंज। और एक होता है टैफ्टा, ठीक है, टैफ्टा और रेयॉन, टेफ्टा और रेयॉन, ओके, टेफ्टा और रेयॉन, ये इसके उदाहरण है सिरेंज के, ओके। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होगी CIREING, ठीक है, सिरेंज, ओके। अब हम बात करते हैं सीरी एजिंग, डिफरेंस आपको याद रखना है, ओके। जो सीरी एजिंग होती है बिल्कुल इसी की तरह होती है, बिल्कुल इसी की तरह होती है सीरी एजिंग, एजिंग होती है, बस डिफरेंस याद रखिएगा। जो सीरी एजिंग परिचर्या होती है उसमें भी क्या होती है, चमक लाई जाती है, लेकिन किसमें, सस्ते दाम की। आप जानते हो गरीब तबके के जो लोग कपड़े पहनते हैं उनमें थोड़ा चिकनापन अलग ही चमक होती है, तो वो कैसे होते हैं, सस्ते दाम के कपड़े होते हैं। तो वो जो सीरी एजिंग, आपसे पूछा जाए सस्ते कपड़ों में कौन सी चमक लानी है तो किस परिचर्या का प्रयोग किया जाता है, तो वो सीरी एजिंग परिचर्या का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी खूब अच्छी सी चमक आ जाती है, मतलब तीखी चमक होती है इस तरीके की। ये चमक जो होती है सस्ती होती है, इस वजह से थोड़ी आंखों में चुभने वाली चमक भी हम इसको कहते हैं। और जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो इसकी जो धारियाँ होती हैं वो प्रतिबिंबित होने लगती हैं, ठीक है। पूछा जाए किस में प्रकाश की किरणें पड़ने पर धारियां प्रतिबिंबित होती हैं, तो वो सीरी एजिंग में होती है। प्रकाश की किरणें पड़ने से धारियां प्रतिबिंबित होती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं इसी में, ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा चमक को फेंकता है जो कि आंखों पे चुभने वाली हो जाती है। अगर हम आगे इसमें बात करते हैं तो इसमें जो रेखाएं सी बनी होती हैं इस परिसज्जा में, सीरी एजिंग में एक परिसज्जा जब करते हैं तो इसमें कुछ रेखा धारीदार पता चलता है, जिस पर आपने बताया ना भी किरणें पड़ती हैं तो ये प्रतिबिंबित हो जाती हैं, जिससे वो चमक अलग पता चलती है, धारीदार चमक, ठीक है। तो ये कितनी होती है प्रति इंच, ये रेखाएं कितनी होती हैं प्रति इंच, आपसे पूछा जाए सीरी एजिंग में प्रति इंच रेखाएं कितनी प्रतीत होती हैं, तो 550 से
550 से 600 तक ये प्रतीत होती हैं, 600 तक रेखाएं दिखती हैं। ओके, 550 से 600 तक रेखाएं प्रति इंच यहाँ पर दिखाई देती हैं, और जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये क्या होती है, प्रतिबिंबित होती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वजन बढ़ाना, वेटिंग प्रोसेस का, जो अभी हमने बताया आपको इस पर। ठीक है, तो वजन बढ़ाना, वेटिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, सूती कपड़ों पर ये किया जाता है, खासतौर से सूती कपड़ों पर और रेशम पर किया जाता है। जब आप जानते हो रेशम का जो गोंद है बहुत ज़्यादा हट जाता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वजन बढ़ाने का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, वजन बढ़ाने का प्रोसेस करते हैं और माड़ और गोंद का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं क्रेपिंग का। क्रेपिंग क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्रेप आप जानते हो, जो कपड़ा थोड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा सा दिखाई देता है, सिकुड़न सी हो जाती है कपड़े पर, उसे हम क्रेप कहते हैं। ओके, तो जो क्रेपिंग होती है, क्रेपिंग, एक सेकेंड, क्रेपिंग, क्रेपिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्रेपिंग से क्या होता है, यांत्रिक एवं रासायनिक विधि से की जाती है, यांत्रिक व रासायनिक विधि से की जाती है, रासायनिक विधि से की जाती है, मतलब दोनों विधि से की जाती है। ज़्यादातर परिचर्या या तो यांत्रिक होती है या तो रासायनिक होती है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो यांत्रिक थी, लेकिन ये दोनों है, यांत्रिक से भी की जाती है, रासायनिक। यांत्रिक जो होती है स्थायी नहीं रहती, अस्थायी परिचर्या, मतलब स्थायी क्रेपिंग नहीं होती, कैसी होती है, अस्थायी क्रेपिंग होती है इससे, यांत्रिक परिचर्या से। लेकिन जो रासायनिक होती है इसमें कास्टिक सोडे की सहायता ली जाती है। ओके, कास्टिक सोडे की सहायता ली जाती है, लेकिन ये क्या होती है, स्थायी हो जाती है। ये कैसी परिचर्या है, स्थायी रहती है। मतलब अगर आप रासायनिक विधि से क्रेप डाल रहे हो कपड़े में तो वो हमेशा चलेगा, स्थायी रहेगा। ओके, लेकिन जो आपका यांत्रिक है उसमें क्या होगा, यांत्रिक विधि में क्या होगा, ये एक समय बाद खत्म हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर सिकुड़न से दिखाई देती है, क्रेपिंग का मतलब ही होता है सिकुड़ा हुआ कपड़ा, सिकुड़न से यहाँ पर दिखाई देती है, सिकुड़न से दिखाई देती है, दिखाई देती है। कौन सी स्थायी होती है, रासायनिक स्थायी होती है, और ये वाली अस्थायी होती है। आप ऐसे समझ सकते हो, ये अस्थायी होती है और ये स्थायी होती है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ पर। और सिकुड़न डाली किस, जो स्थायी परिचर्या उसमें सिकुड़न किससे डालते हैं, कास्टिक सोडे की सहायता से यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। रेशमी जो वस्त्र होते हैं, रेशमी वस्त्र पर अगर आप क्रेपिंग कर रहे हो, रेशमी वस्त्र पर, ठीक है, क्रेपिंग कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से सिकुड़न डाली जाती है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का ऐसा सांद्र होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड से जो है यहाँ पर सिकुड़न डाली जाती है। अब हम बात करते हैं एम्बोसिंग की, चित्रकारी की। ओके, एम्बोसिंग चित्रकारी, जिसको हम नक्काशी या चित्रकारी करना कहते हैं, करना। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं एम्बोसिंग में, तो यहाँ पर वही बात है, वस्त्र में कुछ इस तरीके की परिचर्या की जाती है जिससे उसमें नक्काशी से या फूला फूला वस्त्र यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बस फूला फूला लगता है। हाँ, नक्काशी करने से पहले क्या होता है, एक रोल में एक रोल का घोल बनाया जाता है, रोल का घोल बनाया जाता है जिसमें वस्त्र को भिगोया जाता है। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। और अगर आप इसमें रासायनिक प्रक्रिया का कुछ प्रयोग कर लेते हो, मतलब जो रोल है इसका प्रयोग जब आप कर रहे हो, कपड़े को भिगो रहे हो, तो उसमें कुछ रासायनिक प्रक्रिया का अगर आप प्रयोग कर देते हो, तो ये जो आपकी एम्बोसिंग जो फूली फूली परिचर्या है, ये कैसी हो जाएगी, ये नक्काशी जो आप बना रहे हो उसमें, ये कैसी हो जाएगी, चिरस्थायी। मतलब चिरस्थायी का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली या मिटने ना वाली। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्थायी हो जाती है, ऐसे भी मान सकते हो, स्थायी हो जाती है। ठीक है, चिरस्थायी का मतलब स्थायी हो जाती है, लंबे समय तक फिर ये चलती है, खराब नहीं होती है। ओके, तो ये जो वस्त्र होते हैं इन पर ब्लीचिंग भी किया जाता है। कोमल साबुन के घोल के पानी में इनको साफ करना चाहिए जिससे ये खराब ना हो। और कभी भी नक्काशी आपने की हुई है, ओके, एम्बोसिंग की हुई है, तो उस पर गीली कंडीशन में प्रेस नहीं की जानी चाहिए। अच्छा हाँ, ये बताना तो भूल ही गए, जो एम्बोसिंग होती है जब ये की जाती है परिचर्या, तो इसमें इस तरह किया जाता है, लेकिन ये नहीं है गीले कपड़े पे करोगे, ये फूली फूली जब आप घर पे करोगे, कभी भी घर पे करना, कोई भी कपड़ा लेना, उस पर डिज़ाइन बनाना। ठीक है, कलर से बनाना चाहिए, कलर से ही बनाई जाती है, डिज़ाइन बनाना और फिर उसे थोड़ा सूख जाने देना, उस मतलब सूख जाए वो, तब उस पर उल्टी तरफ से हल्की प्रेस कर देना, तो वो उस जगह पर वो कपड़ा फूला फूला दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको इस पर इस तरीके करनी होती है, लेकिन गीली अवस्था में नहीं करनी चाहिए। ओके, बात करते हैं अब हम इसकी आगे सैनिटाइजिंग की। तो सैनिटाइजिंग आप जानते हो क्या है, मार्क है, एक मार्क है, एक साइन है जो ये कहता है कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, सैनिटाइजिंग, सैनिटाइजिंग क्या है, वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। ओके, सिकुड़ेगा नहीं, ये वादा करता है कि वस्त्र आपका सिकुड़ेगा नहीं। ओके, इस तरीके से
ये वादा करता है। सैनिटाइजिंग एक साइन है जो ये बताता है कि वस्त्र जो है आप कितनी बार भी धुलाई कर दो, धुलाई के बाद भी ये सिकुड़ेगा नहीं। तो इसमें कुछ ऐसी बात मतलब विशेष तौर पर कोई बात नहीं है बताने वाली। आगे हम बात कर लेते हैं ग्लेजिंग की। ग्लेजिंग क्या होती है? ग्लेजिंग में क्या होता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर ये सारे आपको बताना जरूरी है। यहाँ पर भी सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है। जैसे आपको अभी हमने सिरेंज पढ़ाई थी, सिरेंज में ही वस्तु को चिकना बनाया जा रहा था, चमक बढ़ाई जा रही थी मतलब। और सीरी एजिंग में भी चमक बढ़ाई जा रही थी, लेकिन कैसे सस्ते कपड़े होते हैं उनमें बढ़ाई जा रही थी। जो ग्लेजिंग है इसमें भी क्या होती है, चमक बढ़ाई जाती है, चमक बढ़ाई जाती है, मतलब अत्यधिक चमक इसमें ग्लेजिंग में बढ़ाई जाती है। चमकदार वस्त्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ग्लेजिंग से पहले आपसे पूछा जाए क्या किया जाता है, तो इसमें साइजिंग किया जाता है। साइजिंग जैसे कि हमने बताया था कैलेंड्रिक में भी पहले साइजिंग किया जाता है। साइजिंग में वही होगा, इस पर माड़ गोंद वगैरह लगा दिया जाएगा जिससे वस्त्र का झीनापन दूर हो जाए। तो साइजिंग में हमेशा माड़ या गोंद लगाया जाता है, उसी विधि को हम साइजिंग कहते हैं, ठीक है, जिससे वस्त्र में कड़ापन आ जाए। ओके, उसके बाद आप ग्लेजिंग करते हो तो चमक बढ़ जाती है। और इसमें रोलर पूछे जाए कितने होते हैं, तो 3 रोलर का प्रयोग किया जाता है। 3 रोलर का यहाँ पर रोलर्स प्रयोग किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो तीनों रोलर की गति होती है, कहते हैं जो पहला रोलर होता है उससे दूसरे की तेज होती है, दूसरा होता है उससे तीसरे की गति तेज होती है। जब रोलर लगातार गर्म रोलर से कपड़ा 3 बार मतलब चल रहा है, 3 बार कपड़ा गर्म रोलरों से निकलता है, तो वो चमक तो उसकी बढ़ी जाएगी भाई, बहुत अच्छे से प्रेस हो जाएगी। नॉर्मल पे हम घर में प्रेस करते हैं तो कपड़ा कैसा हो जाता है, चिकना, मतलब खूब सुंदर लगता है, चमकदार। तो जब यहाँ पर 3 खूब भारी रोलर्स के बीच से गुजर रहा है कपड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगा। और इससे क्या होगा, वस्त्र नवीन दिखाई देगा। नवीन का मतलब बिल्कुल वस्त्र नया दिखाई देगा, ठीक है, नवीनता आ जाएगी वस्त्र में, नवीनता आ जाएगी। चमक तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ इसमें क्या होगी, ताजगी आ जाएगी, ताजगी आ जाएगी। ओके, ताजगी के बाद सौंदर्य बढ़ जाएगा, सौंदर्य युक्त हो जाएगा और कपड़ा कांति में चमकदार हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है मोयरिंग, मतलब ये सारी ही जो है आपकी परिचर्याएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मोयरिंग की बात क्या होती है, तो यहाँ पर जो मोयरिंग में क्या होता है, वस्त्रों पर नमूने अंकित किए जाते हैं, ठीक है। संपूर्ण वस्त्र जो होता है, पूरे वस्त्र पर आपको कुछ सतह जो होती है वस्त्र की, उस पर चिन्ह से बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, नमूने अंकित करना, नमूने अंकित करना, अंकित करना। लहरदार वस्त्र प्राप्त होना, लहरदार, समुद्र के समान लहरदार, समुद्र समुद्र की लहरों के समान, लहरों, समुद्र की लहरों के समान, ठीक है, समुद्र की लहरों के समान ये कैसा लहरदार प्राप्त होता है, प्रदान मतलब दिखता है, लहरदार दिखता है। ओके, इसके अलावा आपसे कहा जाए तो जल की लहरों के सदृश से भी आप कह सकते हो। जल की जो लहरें होती है भाई, समुद्र के किनारे लहरें तो जल की ही होती हैं, ठीक है। और ये काफ़ी सूक्ष्म बारीक रेखाएं इसी इसमें दिखाई देती हैं। ओके, सूक्ष्म बारीक रेखाएं इसमें दिखाई देती हैं, इसमें चिन्ह से बन जाते हैं। तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म से ही आप प्रश्न का उत्तर पहचान लोगे। तो चिन्ह पूछे जाए, नमूने पूछे जाएँ, ओके, लहरें पूछी जाएँ जल की या समुद्र की, तो हम किसकी, मोयरिंग की यहाँ पर बात करते हैं। इन पर भी जब क्या होता है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर भी अनोखी चमक होगी। लेकिन जो आपकी सीरियजिंग में जब प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित हो रही थी, तब क्या होता था, तो तीखी चमक आ रही थी, क्योंकि वो कपड़ा सस्ता क्वालिटी का था। लेकिन ये मोयरिंग, ये जरूरी नहीं सस्ते पर ही होती है, तो ये अच्छे कपड़ों पर भी होती है, तो ये आपकी आंखों में चुभेगी नहीं, क्योंकि ये महंगी चीज़ होगी थोड़ी, ठीक है। अगर आपसे वस्त्रों के उदाहरण पूछे जाएं तो हम कह सकते हैं जैसे कि आपके रिब सिल्क होता है, उस पर मोयरिंग की जाती है, रिब सिल्क, उस पर मोयरिंग की जाती है। ऊनी वस्त्रों पर मोयरिंग की जाती है, ऊनी वस्त्रों पर तो विशेष उदाहरण में ये आएंगे, बकाया तो की ही जाती है। रिब सिल्क और ऊनी वस्त्रों पर जो है आपकी मोयरिंग का प्रोसेस किया जाता है। बकाया आपसे पूछा जाए स्थायी मोयरिंग किस पर होगी, तो वो स्थायी मोयरिंग जो होती है वो होती है आपके एसीटेट वस्त्रों पर, स्थायी मोयरिंग की जाती है एसीटेट वस्त्रों पर। ओके, वस्त्रों पर क्लियर हुआ। एसीटेट वस्त्रों पर जो मोयरिंग होती है वो बिल्कुल स्थायी होती है। तो अब आपको हमने यांत्रिक परिसज्जाएं आपको सभी बता दी। अच्छा, एक होती है एंटीसेप्टिक परिसज्जा भी होती है, इसमें आती है जो डॉक्टरी वस्त्र होते हैं। ओके, तो डॉक्टरी वस्त्र होते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं, खासतौर से जो पट्टियाँ वगैरह होती हैं, तो उनसे क्या होते हैं, जो पट्टियाँ वगैरह होती हैं कितनी बार भी धो लो तो उनके ये गुण नष्ट नहीं होते, क्योंकि उन पर एंटीसेप्टिक परिसज्जा होती है। आप उन्हें धोने के बाद, साफ करने के बाद हमेशा उनको यूज़ कर लेते हो लगभग। बहुत ही ज़्यादा गंदी कंडीशन होती है तब इनको फेंका जाता है, ठीक है। तो ये एक एंटीसेप्टिक परिसज्जा होती है। बकाया एक होती है स्टफिंग एंड फीलिंग, जो कि कड़ा करना, भरना। इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया था, आपको कई बार हमने बता दिया कि आपको गोंद है, रोल है, माड़ है, चीनी मिट्टी है और मैग्नीशियम सल्फेट है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके वस्तु को कड़ा किया जाता है। तो ये हमने नॉर्मली कई बार बता दिया था, इसलिए इनको दो को छोड़ दिया था, जिसको हमने मुंह जबानी आपको बता दिया। आगे हम बात कर लेते हैं रासायनिक परिसज्जाओं की। बहुत कम जल्दी हम निपटाएंगे जो रासायनिक परिसज्जाएं होती हैं इनको, ठीक है, बहुत जल्दी ही निपटाएंगे। जैसे कि आपकी सबसे पहले मर्सराइजिंग होती है। मर्सराइजिंग एक रासायनिक परिसज्जा है।
मर्सराइजिंग परिसज्जा, ये क्या होती है मर्सराइजिंग परिसज्जा में किसका सबसे पहले तो कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मर्सराइजिंग परिसज्जा कहाँ से आई, किसने मतलब विकसित किया, उनकी बात कर लेते हैं। तो इसको जो विकसित किया किसने किया, इंग्लिश कैलिको प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर जॉन मर्मट, मतलब जॉन मर्मट ने विकसित किया इसको, ठीक है, ओके। इंग्लिश कैलिको प्रिंटर मशीन पर ये की जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश कैलिको प्रिंटर जॉन मर्मट के नाम पर पड़ा है, क्योंकि ये जो मशीन विकसित किसने की थी, जॉन मर्मट ने की थी। और ये प्रिंटर का नाम क्या है जिस पर ये मर्सराइजिंग की जाती है, इंग्लिश कैलिको प्रिंटर इसको हम कहते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये सूती कपड़ों पर की जाती है, ध्यान रखिएगा, सूती वस्तुओं पर ही विशेष तौर पर की जाती है। कास्टिक सोडे का इसमें प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडे का 2% कास्टिक सोडे का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मर्सराइजिंग के विषय में। इससे क्या होता है, वस्त्र मजबूत व चिकना हो जाता है। तो मर्सराइजिंग क्यों की जाती है, मजबूत व चिकना वस्त्र तैयार करने के लिए जो है मर्सराइजिंग किया जाता है। मतलब मोटे तौर पर अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें 2 डंडों का प्रयोग भी किया जाता है, एक चौखट का प्रयोग किया जाता है जिससे कपड़े को ताना जाता है जिस पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें पूछी जा सकती हैं। और इससे रेशों की सिकुड़न दूर हो जाती है, सिकुड़न को हटाया जाता है, सिकुड़न दूर हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐंठन इनकी समाप्त हो जाती है, तभी तो सिकुड़न दूर होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इससे वस्त्र में चमक बढ़ जाती है, महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा चमक और मजबूती बढ़ जाती है जिससे वस्त्र चिकना हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही, मर्सराइजिंग से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, मतलब बनते हैं, जो बनते हैं वो सारे हमने आपको बता दिए, ओके। तो आगे जितने भी आपसे ये ध्यान रखिएगा कि कुछ परिसज्जाएँ ऐसी हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि मूथ प्रूफिंग का मतलब क्या होगा, प्रूफिंग, कीड़े मकोड़ों से वस्त्रों की परिसज्जा, जैसे कि पहले के वस्त्र थे ऊनी वगैरह बहुत जल्दी कीड़े लग जाते थे, तो क्या है, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा जब हो जाती कपड़े, अब आजकल आप आराम से रख दो, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते, बस साफ किया और कपड़ों को रख दिया, तो कीड़े मकोड़े आजकल नहीं लगते, पहले लग जाते थे, जिसे हम कहते हैं मोथ प्रूफिंग, ठीक है। मिल्ड्यू प्रूफिंग क्या होती है, मिल्ड्यू प्रूफिंग सेम फफूंदी लगती है, जो आप सूती रेशों पर क्या होती है, फफूंदी लग जाती है, ओके, फफूंदी लग जाती है किस पर, सूती रेशों पे। तो अब नहीं लगती इतनी जल्दी, क्यों नहीं लगती, क्योंकि सूती है, वनस्पति रेशे जितने भी होते हैं उन पर फफूंदी लग जाती थी, अब नहीं लगती, क्यों, मिल्ड्यू प्रूफिंग कर दी गई है, ओके। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए सिलवट प्रतिरोधी, जिसमें भी प्रूफ शब्द आ जाए या आपके प्रतिरोध वाला शब्द हो जाए, जैसे अग्नि अवरोधक कपड़ा, तो वो भी रासायनिक विधि से बनेगा। तो जिसमें एक शब्द याद रखिएगा, प्रूफिंग शब्द आ जाए खास तौर से, ठीक है, तो वो रासायनिक परिसज्जा की जाती है। एक होता है क्रीज रेसिस्टेंस, मतलब वस्त्र में सिलवट अवरोध पैदा करना, अवरोध आया, मैंने कहा ना, अवरोध आ जाए, प्रूफिंग आ जाए, तो हम समझ लेंगे किससे, रासायनिक परिसज्जा की बात वहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। आपसे कहा जाए वाटर प्रूफ, तो आप कहोगे वाटर प्रूफ में क्या होता है, संश्लेषणात्मक जो रोल होती है, रेजिन बोलते हैं जिसे, उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि त्रिपाल है, बरसाती बनाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। अब हम इनमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, और मोथ प्रूफिंग भी बता दी, लगभग सारी प्रूफिंग बता दी, ठीक है। तो रासायनिक परिसज्जा में ज़्यादा समय इसलिए भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बस इतना याद रखिएगा, कहीं पर अवरोध शब्द आ रहा है, कहीं पर प्रूफ शब्द आ रहा है, तो वो आपकी रासायनिक परिसज्जा है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। धन्यवाद, और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।